आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है ममता, जो कि एक कहानी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो गद्यांश दिए होते हैं और उनमें से कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए होते हैं। आपको गद्यांश पढ़ना होता है और गद्यांश को पढ़ करके ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से ये 6 नंबर का होता है। देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना बहुत ही सरल होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको 2 प्रश्नों का उत्तर आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं होगा, आप सब हल कर लेंगे। मान लीजिए कि एक नहीं आ रहा है, तो जितना आ रहा है उतना ही हल कर दीजिए, कम से कम आपको उतने का नंबर तो मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे गद्यांश को ही हल मत कीजिए, जितना आ रहा है उतना ही हल करिए, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोगों को क्रमशः इन प्रश्नों को पढ़ना है और हल करना है, और कैसे कॉपी में लिखा जाएगा ये भी सीखना है। लेकिन चलिए, एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, गद्यांश को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और इसको हल करना सीखेंगे। तो लेखक कहते हैं, शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। अब देखिए, कौन सा शब्द सुनते ही आपको नहीं पता है। ऐसे में देखिए, गद्यांश को हल करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त होती है वो ये है कि आप किसी भी पाठ को पढ़िए तो पूरा सारांश उसका आपको पता होना चाहिए। यदि कहानी है तो पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि उसमें है क्या। यदि कोई निबंध पढ़ रहे हैं तो उस निबंध का सारांश आपको मालूम होना चाहिए, तो आप गद्यांश को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा सा बता दूं कि कौन सा शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार। देखिए, चित्कार का मतलब होता है तेज हल्ला, तेज ध्वनि से वह प्रांत वह जगह गूंज उठी। तो देखिए, वो शब्द ये था, आपको पता है, इसके ऊपर के गद्यांश में था कि जो मुगल था, जो पथिक था, वो शेर शाह से पराजित होकर के भागता है और भागते भागते उसको रात हो जाती है और वो ममता जो स्त्री है उसके झोपड़ी के पास पहुंच जाता है और उनसे अनुरोध करता है, विनय करता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं घायल हूँ, मुझे आश्रय दे दीजिए अपनी झोपड़ी में, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। पहले तो ममता सोचती है कि पता नहीं ये क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। पहले तो वो मना करना चाहती है, लेकिन फिर उसके मन में बात आती है कि मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ, मैं एक ब्राह्मण स्त्री हूँ, मेरा ये धर्म है कि जो अतिथि मेरे दरवाजे पर आया है मैं उसको सहारा दूँ। तो ममता के मन में जब ये विचार आता है तो ममता ने उस मुगल को अपनी झोपड़ी में सहारा दे दिया कि ठीक है, तुम रात बिता लो, और खुद वो खंडहर में चली गई। लेकिन जब रात बीत गई, सुबह हुई, तो वो जो पथिक था, जो मुगल था, उसके सैनिक ढूंढते ढूंढते ममता की झोपड़ी के पास आ गए। अब वो ढूंढ रहे थे मुगल को, पथिक को, जो वहाँ पे आराम कर रहा था। तभी जो मुगल है वो बाहर निकलता है झोपड़ी से और कहता है, अपने सेनापति का नाम लेकर के कहता है कि मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। जब उस मुगल ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ, ये सुनते ही जो उसका सेनापति था, जो उसके सैनिक थे, सभी प्रसन्नता से चिल्लाने लगे। तो बस वही शब्द है, जब वो कहता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा राजा जिंदा है, खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब उस पथिक ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ, तो यह शब्द सुनते ही प्रसन्नता के कारण जोर जोर की ध्वनि से वह पूरा प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता और अधिक डर गई। जब चारों तरफ चित्कार हल्ला तेज ध्वनि में गूंज उठी तो ममता और अधिक भयभीत हो गई।
पथिक ने कहा, उस पथिक ने कहा, जो कि मुगल था। हालांकि इस गद्यांश से आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन मुगल था। तो उस पथिक ने कहा, मुगल ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, वह औरत कहाँ है जिसने मुझे आश्रय दिया था, उसे खोज निकालो, उस औरत को खोज निकालो। ममता बहुत अधिक डर गई और छिपने के लिए वो अधिक सावधान हो गई, सचेष्ट हो गई, सावधान हो गई। वो अधिक छिपने के लिए सावधान हो गई। वह मृगदांव में चली गई। देखिए, मृगदांव का मतलब है जहाँ हिरन रहते थे। ये घटना वाराणसी की है, काशी की है। तो काशी में आज भी, सारनाथ में आज भी मृगदांव है। आप जाएं कभी, आपको घूमने का मौका मिले तो वहाँ हिरन आपको अभी भी मिल जाएंगे। तो जहाँ हिरन रहते थे वो मृगदांव में छिपने के लिए चली गई। दिन भर वह जो ममता थी वह मृगदांव से बाहर नहीं निकली, उसी में छिपी रही। और सारे सैनिक और वो राजा पूरा दिन भर ढूंढते रहे। लेकिन संध्या के समय जब ममता नहीं मिली शाम तक, और जब उन लोगों ने जाने की तैयारी की, उपक्रम का मतलब तैयारी, और जब उन लोगों ने जाने की तैयारी की कि अब वह स्त्री नहीं मिलेगी, हम लोगों को चलना चाहिए, तो ममता ने सुना। तब ममता ने कुछ सुना। वो राजा, वो पथिक कुछ कह रहा था। तो क्या कह रहा था? तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए, घोड़े पर चढ़ते हुए कह रहा था कि, अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, यहाँ से ध्यान से इसलिए सुनिए क्योंकि देखिए इसी की हमको व्याख्या करनी है। यहाँ से देखिए अंडरलाइन है ना, इसी की हमको व्याख्या करनी है। तो आप ध्यान से सुनिए। सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, हे मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। अब इसकी व्याख्या करनी है तो थोड़ा सा बदल के लिखना है। तो शुरू करेंगे। आगे लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वह मुगल, वह पथिक अपने सेनापति से कहता है, हे मिर्जा, उस स्त्री को जिसने मुझे सहारा दिया, जिसने मुझे अपनी झोपड़ी में सहारा दिया, मैं उस स्त्री को उसके उपकार के बदले में कुछ भी नहीं दे सका। मिर्जा, तुम उसका घर बनवा देना। थोड़ा सा बदल के लिख दीजिए, हे मिर्जा, मैंने इस झोपड़ी में आराम किया है, इसमें मेरे प्राणों की रक्षा हुई है, इसलिए तुम उसकी झोपड़ी को तोड़ करके उसकी जगह उसके लिए एक सुंदर सा घर बनवा देना। क्योंकि मैंने विपत्ति के समय, आफत के समय यहाँ पर विश्राम पाया है, यहाँ पर मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। देखिए, बस यहाँ तक रेखा है, इतने की व्याख्या करनी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं तक करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी व्याख्या छोटी हो रही तो आगे वाला भी लिख दीजिए। आगे पुनः वह पथिक कहता है कि हे मिर्जा, ये इस स्थान को भूलना मत। और इसके बाद वह पथिक अपने सैनिकों के साथ चले गए। ठीक है, यही चीज़ें हम लोगों को लिखनी है। अब चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, संदर्भ लिखना है और संदर्भ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किताब का नाम और पाठ का नाम और लेखक का नाम। और हम लोगों को तीनों चीज़ें मालूम हैं। तो लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी रहेगा आप देख लीजिए। पेपर में प्रश्नोत्तर नंबर बदलता रहता है, जुड़ते रहते हैं। हालांकि खंड ख का ये पहला ही प्रश्न होगा। ठीक है, इसके पहले 20 OMR पर काला करके उत्तर देने वाले होंगे, उसके ठीक बाद यही प्रश्न होगा, खंड ख का पहला प्रश्न। देखिए, अब प्रश्नोत्तर नंबर को आप बिल्कुल अपनी कॉपी के, जो बोर्ड की कॉपी होगी उसके बीचों बीच डालेंगे, बिल्कुल बीच में डालेंगे। और कम से कम आप 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको जो भी गद्यांश आप हल कर रहे हैं उसके शुरू का और उसके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कौन सा गद्यांश हल किया है। हालांकि यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो इससे आपके नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी कॉपी कितनी सुंदर दिखे, कितनी अच्छी लगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा शुरू का और अंत का लिख दें। ठीक है, उसके बाद फिर कम से कम आप 2 लाइन छोड़िए। बिल्कुल किसी भी मैटर को किसी से सटा के मत लिखिए, 2-2 लाइन का गैप दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप संदर्भ लिखना है। तो आप देखिए, ये तो आपका मुख्य नंबर हो गया। यहाँ पर कुछ उप नंबर रहेगा, क ख हो सकता है या रोमन का 1-2 होगा, जो भी होगा आप डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, देखिए किताब का नाम आ गया, हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है समझना, देखिए आप लिख सकते हैं ममता नामक कहानी से लिया गया है, ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, ममता नामक पाठ से लिया गया है, तीनों लिख सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। ठीक है, ममता नामक कहानी से लिया गया है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए यदि संदर्भ लिखने के लिए आता है तो इन चीज़ों को आप काले रंग की पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हल हो गया, संदर्भ हम लोगों ने लिख लिया। चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने पहले भी आपको रेखांकित अंश दिखाया था, चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से रेखा खींची गई है, यहाँ से रेखा खींची गई है और यहाँ तक आई है। देखिए मैंने ये भी कहा था, आपको ध्यान रखिएगा कि आप यहीं से शुरू करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़े ऊपर की बातें भी आप ले सकते हैं। यदि आपकी व्याख्या छोटी हो रही है तो थोड़ा ऊपर से शुरू करिए और थोड़ा आगे तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त इतनी होती है कि जहाँ अंडरलाइन खींची गई है उसकी व्याख्या ज़रूर हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या को सीखते हैं। ध्यान ये देना है, जब पहला प्रश्न आपका हल हो जाए तो फिर 2 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, और 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर आप जो है नंबरिंग कर लीजिए, अगर क ख है तो क ख लिख लीजिए, अगर रोमन वाला है तो रोमन लिख लीजिए। और देखिए प्रश्न ने कहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और डैश डाल करके लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता द्वारा पथिक को अपनी झोपड़ी में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय दिए जाने के बाद जब सुबह हुई तो उस पथिक ने सैनिकों को उस स्त्री अर्थात ममता को ढूंढने का आदेश दिया। देखिए जैसे मैंने बताया है वही लिखा है, आदेश दिया, किंतु शाम होने तक ममता उन्हें नहीं मिली और फिर जब पथिक जाने के लिए तैयार हुआ तब उसने अपने सेनापति मिर्जा को आदेश दिया कि हे मिर्जा, जिस स्त्री ने मुझे आश्रय देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं उसे उसके उपकार के बदले में कुछ भी नहीं दे सका। इस झोपड़ी को खोदकर, आप तोड़कर भी लिख सकते हैं, खोदकर उसके लिए एक अच्छा सा घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय यहाँ पर विश्राम के लिए आश्रय पाया था। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान क्या आपको देना है समझ लीजिए। देखिए गद्यांश किसी भी पाठ का हो, आपको शुरू में ऐसे ही लिखना है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक। अब देखिए यहाँ जयशंकर प्रसाद हैं तो मैंने कहा कि लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद हैं तब आप लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, लेकिन शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न जरा सा देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, ममता क्यों भयभीत हुई? ममता क्यों भयभीत हुई? तो चलिए गद्यांश पर इसका उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए 2 प्रश्न आपके फिक्स हैं, आपको संदर्भ लिखने के लिए आएगा ही आएगा, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के लिए आएगी ही आएगी, लेकिन तीसरा प्रश्न किस लाइन से उठा लिया जाएगा ये कोई नहीं जानता। किसी भी लाइन से प्रश्न बना दिया जाएगा, पेपर बनाने वाला बना देगा, लेकिन अक्सर पेपर में भी वही प्रश्न बनता है जो आपकी किताब में बनाया हुआ है। तो आप जहां आपका पाठ खत्म होता है उसके पीछे गद्यांश दिए गए हैं, तो वहां पर जो प्रश्न है उसका उत्तर आप पहले से जरूर ढूंढे रहिए, हालांकि उसका उत्तर इसमें मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि ममता क्यों और अधिक डर गई, भयभीत हो गई। तो देखिए यहाँ से सुनिए, चीत्कार की ध्वनि से जब वह प्रांत गूंज उठा और उस पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, तब ममता और अधिक डर गई। बस इसी चीज़ को आपको वाक्य बना के लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। मैंने यही चीज़ लिखी है, देखिए
देखिए, जब आपका दूसरा प्रश्न खत्म हो जाए तो फिर 2 लाइन छोड़ दीजिए और नंबरिंग कर लीजिए। देखिए, मैंने लिखा है, चित्कार ध्वनि से जब वह प्रांत गूंज उठा और पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, तब ममता ममता भयभीत हुई। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आई होगी।